अलेक्जेंडर मिल को बेचने के बाद टाटा ग्रुप को क्या कठिनाइयां झेलनी पड़ी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इससे पहले की जानकारी हमने इस वाले वीडियो में बताई है, जिसे आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। साल 1873 में जमशेदजी फिर से ब्रिटेन के लंकाशायर शहर गए ताकि कॉटन इंडस्ट्री के बारे में और अधिक जान सके। जमशेदजी टाटा ने सोचा, जिस तरह के लेबर कल्चर और बाकी चीजें ब्रिटेन में हैं और वे इससे धंधा निकाल रहे हैं, सेम चीज वे भी भारत में कर सकते हैं। उन दिनों कॉटन इंडस्ट्री के बारे में बॉम्बे शहर को ही सही माना जाता था, लेकिन जमशेदजी टाटा ने ऐसे शहर की तलाश की जहां कॉटन उगता हो और पानी की कमी न हो, और जहां कोयला जैसा ईंधन आसानी से उपलब्ध हो और रेलवे का नेटवर्क भी जहां अच्छा हो। इस तरह जमशेदजी टाटा महाराष्ट्र के नागपुर में 1.5 लाख रुपए लगाकर अपनी खुद की कताई बुनाई की मिल खोल ली और इस मिल का नाम रखा एम्प्रेस मिल। इस तरह जनवरी 1877 के दिन जमशेदजी टाटा अपना पहला बड़ा वेंचर खोल लिया। इस वक्त जमशेदजी की उम्र लगभग 37 साल थी। जमशेदजी ने एम्प्रेस मिल के लिए इंग्लैंड में मौजूद मैनचेस्टर से मशीनरी मंगवाई, लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि नागपुर का वर्क कल्चर बॉम्बे से बहुत अलग था। नागपुर के कर्मचारी काफी ढीले थे और छोटी मोटी बातों को लेकर छुट्टी ले लिया करते थे। इसके समाधान के लिए टाटास ने एक प्रोविडेंट फंड स्कीम लॉन्च की, जिसमें टाटास के कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी जिंदगी आराम से बिता सकते थे। इसके साथ ही टाटास ने काम के दौरान हुए एक्सीडेंट के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस भी देना शुरू कर दिया। फैमिली डेज और स्पोर्ट डेज आदि भी मनाई जाने लगी, जिन पर 1000 कर्मचारियों को सोने की चेन, घड़ियां, कैश प्राइज दिए जाते थे। टाटाज की ये टेक्निक खूब काम आती है। नागपुर के टाटाज के कर्मचारी भी अपने काम को खूब गंभीरता से लेने लगे। इसके बाद टाटाज 12.5 लाख रुपए में मुंबई के पास मौजूद कोरला की धर्मसी मिल को भी खरीद लिया, जिसे उसका मालिक अपना 55 लाख रुपए का कर्ज उतारने के लिए बेच रहा था। जमशेदजी ने इस पूरी मिल की मरम्मत करवाई और इस मिल का नाम दिया स्वदेशी मिल। इस दौरान जमशेदजी फ्रांस गए, जहां उन्हें लगा कि यहाँ का मौसम बेंगलुरु और मैसूर जैसा है। वे फ्रांस से रेशम के कुछ कीड़े लेकर आए और इसके बाद उन्होंने बेंगलोर और मैसूर में जमीनें खरीदी और वहां टाटा सिल्क फार्म ऑर्गेनाइजेशन बनाकर रेशम का व्यापार शुरू कर दिया। 1880 के दशक से ही जमशेदजी आयरन और स्टील इंडस्ट्री पर फोकस करने लगते हैं। इसके लिए टाटाज ने भारत में कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज के सर्वे करना शुरू कर दिया। इस इंडस्ट्री के लिए 3 चीजों की जरूरत थी। कोयला, एक लोहे का अयस्क यानी मोटे शब्दों में कहें तो लोहे का कच्चा माल जो खदानों में मिलता है, और तीसरी चीज की जरूरत थी पानी की। स्टील इंडस्ट्रीज में हाथ आजमाने के लिए जमशेदजी विश्व प्रसिद्ध मेटलर्जिकल एडवाइजर यानी धातु कर्म सलाहकार जूलियन कैनेडी से मिलने के लिए अमेरिका जाते हैं। इसके साथ ही अमेरिका के बर्मिंघम शहर में जाकर स्टील इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। जमशेदजी टाटा ने भारत के कई जगहों के माइनिंग सैंपल्स जर्मनी भेजे ताकि ये पता चल सके कि उनमें कितना लोहा है और किस क्वालिटी का लोहा है, लेकिन इन सैंपल्स में काफी खराब क्वालिटी का लोहा मिलता है। अगले 17 साल जमशेदजी टाटा पूरे इंडिया में घूमे और जगह जगह से माइनिंग सैंपल्स इकट्ठा किए। जमशेदजी टाटा के साथ इस प्रोजेक्ट में उनके साथ उनके बेटे दोराबजी भी साथ थे। इस बीच जमशेदजी को बंगाल में रह रहे जियोलॉजिस्ट यानी भूविज्ञानी पीएन बोस से पता चलता है कि उड़ीसा के मयूरगंज जिले में लोहे का भंडार है। जमशेदजी को पता चला कि यहाँ की जमीन के अंदर 60% आयरन ओर है, लेकिन स्टील प्लांट बनाने के लिए और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने से पहले ही साल 1904 में ही जमशेदजी की बीमारी से मौत हो जाती है। जमशेदजी के देहांत के बाद से टाटा ग्रुप का जिम्मा उनके बेटे दोराबजी के कंधों पे आ जाता है।
दोराब जी ने ही अपने पिता जमशेद जी के अधूरे स्टील और बिजली के प्रोजेक्ट को पूरा किया। मयूरगंज में लोहा के भंडारों की जानकारी मिलने के बाद दोराब जी टाटा और सापुर जी सकलात वाला कुछ सर्वेयर्स के साथ अपना स्टील प्लांट बनाने के लिए एक सुविधाजनक जगह की खोज के लिए निकल जाते हैं। दोनों उड़ीसा, बिहार, झारखंड के आसपास के क्षेत्र में दूर दराज इलाकों में घूमते हैं और टेंटों में रहते हैं। इस तरह दिसंबर 1907 में मयूरगंज जिले में मौजूद साकची नाम की जगह पर तय हुआ कि यहाँ टाटा स्टील का प्लांट खोला जा सकता है। इसका कारण ये था कि एक तो साकची मयूरगंज जिले के पास था, दूसरा पास में ही दो नदियाँ स्वर्ण रेखा नदी और खड़कई नदी बहती थी, तीसरा साकची के आसपास कोयले के भी भंडार थे। एक तरह से साकची में स्टील प्लांट बनाने के लिए जरूरी तीनों चीजें थी, यानी कोयला, लोहा और पानी। लेकिन एक स्टील प्लांट बनाने के लिए पैसे कहां से आए? इंडिया में अभी तक इतने बड़े स्तर के प्रोजेक्ट पर काम नहीं हुआ था, तो कोई भी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। अंत में टाटाज ने जनता से पैसा लेने का प्लान बनाया। इस तरह 26 अगस्त 1907 के दिन टाटाज ने अपनी कंपनी का 23 करोड़ रुपए का पब्लिक इशू जारी किया। इसमें 25 लाख रुपए खुद उनकी टाटाज की इन्वेस्टमेंट थी। टाटाज का ये पब्लिक इशू हिट रहता है। 3 हफ्ते के अंदर लगभग 8000 लोगों ने टाटाज के लिए इन्वेस्ट किया और पूरे पैसे इकट्ठे हो गए। इस तरह साल 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को का जन्म होता है। इसके बाद से टाटा ग्रुप के सभी कंपनियों के आगे टाटा का नाम इस्तेमाल किया जाने लगता है। जल्द ही मयूरगंज माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। जिस जंगल में कभी बाघ घूमा करते थे, वहां अब ट्रक घूमने लगे। इस दौरान एक बाघ ने काम के दौरान कर्मचारियों पर हमला भी किया, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान चली गई। कभी कभी तो मशीनों की आवाजें से परेशान होकर गुस्साए हाथी भी प्रोजेक्ट के साइट पर आ जाते थे। इस तरह साल 1912 में पहली बार इस टिस्को प्लांट से स्टील बनकर निकलती है। दोराब जी टाटा के पिता जमशेद जी ने सिर्फ स्टील का प्रोजेक्ट ही शुरू नहीं किया था, बल्कि उनका सपना बिजली बनाकर बेचने का भी था। शुरुआत में जमशेद जी बिजली बनाकर पूरे मुंबई को बेचना चाहते थे। जमशेद जी को लगा कि कताई बुनाई मिल्स जो कोयले से चलती है वो उनकी सबसे बड़ी ग्राहक बन सकती है। जमशेद जी ने इसके लिए एक कंपनी बनाने की योजना बनाई। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कंपनियों को हिस्सेदार बनाया गया और 2 अलग अलग प्रस्ताव बनाए गए, एक ब्रिटिश सरकार के लिए और एक पुर्तगाली सरकार के लिए। ये प्रोजेक्ट एक ऐसी नदी से जुड़ा हुआ था जो गोवा के पास से शुरू होती थी। इस तरह पुर्तगाली क्षेत्र से बनाई गई बिजली ब्रिटिश शासित बॉम्बे में सप्लाई की जानी थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले पा रही थी। इस रुकावट के बीच जमशेद जी ब्रिटिश राजनेता और उद्योगपति लॉर्ड हैमिल्टन से मिलते हैं और उन्हें डिटेल्स प्रोविजल बनाकर देते हैं। हैमिल्टन इस प्रपोजल से काफी प्रभावित हुए। इसी बीच जमशेद जी जर्मनी यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन इसी दौरान वे बीमार पड़ते हैं और 65 की उम्र में 19 मई 1904 के दिन ही उनकी डेथ हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे की जानकारी के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।